आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टॉपेल, सेक्शन 115 टू 117। सेक्शन 115 से लेकर 117 तक एस्टॉपेल के प्रोविजन के बारे में दे रखा है। ठीक है ना, जो हम लोग सेक्शन करेंगे 115 से लेकर 117 एस्टॉपेल। पेपर पेन ले लीजिएगा, ठीक है ना, जो सब चीजें कहेंगे राइट डाउन करते रहिएगा। एस्टॉपेल जो है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसका कहीं पे कोई डिफिनेशन नहीं है। ठीक है ना, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में एस्टॉपेल को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये जो डॉक्ट्रिन है एस्टॉपेल का, यह इनकॉर्पोरेट किया गया है सेक्शन 115 से लेकर 117 तक। जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको एस्टॉपेल समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। कहीं पे इसका एप्रोप्रिएट कोई डिफिनेशन नहीं है एस्टॉपेल का। ठीक है ना, हमारे पास एक मैगजीम्स है एस्टॉपेल एक मैगजीम्स है, मैगजीम्स लिख लीजिएगा आप लोग। एलिगेंस, ALLEGANS, एलिगेंस एक मैगजीम्स है। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया, एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया, CONTRARIA। फिर से बोलते हैं, एलिगेंस, एलिगेंस मतलब एलिगेशन, ठीक है ना, जो आप कहते हैं। एलिगेंस कॉन्ट्रेरिया यानी कि कंट्रेरी, नन, NON, नन, ईस्ट, EST, ईस्ट, ऑडिएंडस, AUDIENDUS। यानी कि पूरा जो मैगजीम्स है इसको पढ़ देते हैं। एलिगेंस कंट्रेरिया, नन, ईस्ट, ऑडिएंडस, ये है आपका लीगल मैगजीम्स। ठीक है ना, इसी प्रिंसिपल पे एस्टॉपेल जो है हमारा बेस्ड है। इसी मैगजीम्स को, ठीक है ना, जो प्रिंसिपल है वो आपका एस्टॉपेल का है। अब इसका क्या मतलब होता है सुनिएगा, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है। ये तो आप लीगल मैगजीम्स है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। कंट्ररी एलिगेशंस विल नॉट बी हियर्ड। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कंट्री मतलब होता है विरोधाभास हो जिसमें। एलिगेशन तो समझते ही हैं आप लोग। कंट्ररी एलिगेशंस विल नॉट बी हियर्ड, नहीं सुने जाएंगे। विरोधाभास जो बातें हैं वो नहीं सुनी जाएगी, ये इसका मैगजीम्स का मतलब है। ठीक है ना, यानी कि सिंपल सा इस प्रिंसिपल का जो है, मतलब इस डॉक्ट्रिन का जो मतलब है, ठीक है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल का जो मतलब होता है वो ये कह रहा है, ए पर्सन विल नॉट बी अलाउ, लिखते जाइएगा, राइट डाउन करते जाइएगा। ए पर्सन विल नॉट बी अलाउ टू प्लीड द कंट्रेरी ऑफ ए फैक्ट और स्टेट ए थिंग विच ही फॉर्मली एजर्टेड बाय वर्ड्स और कंडक्ट। यही इसका मतलब है। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा। ए पर्सन विल नॉट बी अलाउ, यानी कि किसी आदमी को अलाउ नहीं किया जाएगा टू प्ली करने का। क्या प्ली करने का? द कंट्ररी ऑफ ए फैक्ट, वह जो बात बोला है उसके विरोधाभास में, ठीक है ना, फैक्ट ऑफ ए स्टेट और थिंग विच ही फॉर्मली एजर्टेड, जिस चीज को वह पहली बार मान लिया है या जिस चीज को वह फॉर्मली एजर्टेड किया है, ठीक है ना, अपने वर्ड से या कंडक्ट से, जिस चीज को वह एक बार कहा है अपने शब्दों से या अपने एक्टों से बताया है लोगों को, उसके अगेंस्ट यानी कि उसके कंट्ररी दूसरी बातें नहीं सुनी जाएगी उसकी। यानी आप एक ही साथ दो कंट्ररी बातें नहीं कर सकते हैं। क्लियर? बोलते चलिएगा। अंशु, मौसमी, राज, अर्पणा, क्लियर? आप, हाँ, सिंपल सा मतलब है कि आप कंट्ररी बातें नहीं कर सकते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं किसी चीज को और डिनाई भी कर रहे हैं।
ठीक है ना। ओके, ए पर्सन शेल नॉट बी अलाउ टू से वन थिंग एट वन टाइम। आप एक समय में एक बात कर रहे हैं, एंड द अपोजिट ऑफ एट अनदर टाइम, और अब इसके अपोजिट कोई दूसरी बात आप भी कर रहे हैं। दोनों बातें नहीं हो सकती है। या तो आप कोई एक बात कहेंगे, उसके अपोजिट कोई बातें नहीं करेंगे, आपको अलाउ नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है ना। यही है हमारा एस्टॉपेल का प्रिंसिपल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल का जो प्रिंसिपल है, यही मैक्सिम्स पर बेस्ड है कि आप कंट्रेरी बातें नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को आप एक बार एक्सेप्ट कर लिए हैं, उसको आप डिनाई नहीं करेंगे दूसरे स्टेटमेंट में। क्लियर? क्लियर? दूसरा, अब एक चीज जब हम लोग इसको बताएंगे तो और क्लियर होगा आपको। एस्टॉपेल का जो काइंड्स है, काइंड्स ऑफ एस्टॉपेल, ये जब आप देखेंगे तो और चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। एस्टॉपेल कितने तरीके का होता है, ठीक है ना। आप समझिएगा, एस्टॉपेल का मतलब समझ में आ गया कि कंट्रेरी बातें नहीं करनी है आपको। तो किस तरीके से एस्टॉपेल लगता है, किस किस तरीके का एस्टॉपेल होता है, वो समझिए। किस किस तरीके का एस्टॉपेल होता है समझिए। सबसे पहला एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड। काइंड्स ऑफ एस्टॉपेल में जो सबसे पहले तरह का एस्टॉपेल होगा वह है एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड। हम सबको एलोबरेट करेंगे, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा जो मेन पॉइंट है। दूसरा है एस्टॉपेल बाय डीड। सबसे पहला हो गया एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, दूसरा है एस्टॉपेल बाय डीड, और तीसरा है एस्टॉपेल बाय मैटर इन पायस, INPAIS, इन पायस एक वर्ड है, मैगजीम से, यह भी मतलब एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है ये इन पायस। इसका मतलब होता है कंडक्ट। कंडक्ट बताते हैं आप लोग, आचरण, जो हम लोग एक्ट करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तीन तरह का एस्टॉपेल इन जनरली हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। हम लोग जो है इन जनरल तीन तरह का एस्टॉपेल देखते हैं। वैसे बहुत सारी किताबों में या आपको मिलेगा एस्टॉपेल बाय डिक्लेरेशन। किसी चीज को आप एक बार अगर डिक्लेरेशन करते हैं तो फिर उसके आप अपोजिट कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। एस्टॉपेल बाय ओमिशन, एस्टॉपेल बाय एक्ट, ठीक है ना। तो ये सब एस्टॉपेल है, बट इन जनरल हम लोग तीन तरह के एस्टॉपेल को हम लोग चर्चा करते हैं। अब सुनिएगा, सबसे पहला आइए एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड, ठीक है ना। इसको हम लोग एस्टॉपेल बाय जजमेंट भी बोलते हैं। एस्टॉपेल बाय जजमेंट, एस्टॉपेल बाय जजमेंट। अगर किसी देखिए क्या होता है, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर कोई जजमेंट आया है, कोई फैसला किया गया है, ठीक है ना, तो जो सेम पार्टी होगा, सेम सब्जेक्ट मैटर पे, ठीक है ना, दोबारा कोर्ट नहीं जाएगा। एस्टॉपेल लग गया वहां पे उसको, यानी कि एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड हो गया ये, ठीक है ना। आप लोग सीपीसी में, ठीक है ना, सेक्शन 11 पढ़े होंगे, रेस जुडिकाटा। सीपीसी में रेस जुडिकाटा की तरह ये एप्लीकेबल है। सीपीसी सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा में कहा गया है कि अगर कोर्ट के द्वारा कोई चीज डिसाइडेड हो गया है, अगर कोई कंपिटेंट कोर्ट है, उसने किसी चीज का अगर फैसला कर दिया है, तो बिटवीन द सेम पार्टी एंड बिटवीन द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी कि वही पार्टी और उसी विषय वस्तु को लेकर वह दोबारा कोर्ट नहीं जाएगा, उस पर रेस जुडिकाटा लगा हुआ है। ये क्लियर हुआ ये चीजें, हाँ या ना, बोलिएगा। ये क्लियर हुआ, बोलिएगा सभी लोग। अंशु, अनपरा, मौसमी, पिंकी, सिंपल चीजें हैं। तो रेस जुडिकाटा वाला जो प्रिंसिपल है हमारा, ये एस्टॉपेल बाय रिकॉर्ड है, ठीक है ना। एस्टॉपेल मतलब रोक लगाना, ठीक है ना।
तो भाई कैसे रोक लगाना, तो बाय रिकॉर्ड रोक है। तो क्या रोक है, आप कंट्री बातें नहीं करेंगे, एक चीज ये कहे हैं। तो अब वही चीज को कह रहा है कि आपको स्टॉपेल बाय जजमेंट है। तो क्या स्टॉपेल बाय जजमेंट है, तो हमको रोक लगा है किस चीज को, तो कहता है कि अगर किसी मेरे विषय वस्तु को, ठीक है ना, अगर कोई कोर्ट सुन लिया है एक बार और उस पर अपना फैसला दे दिया है, तो हम उसी विषय वस्तु को लेकर दोबारा कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पे लग गया है स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड। क्लियर, बोलिएगा, स्टॉपेल बाय रिकॉर्ड क्लियर, स्टॉपेल बाय जजमेंट बोलते हैं इसको, हाँ या ना, ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है स्टॉपेल बाय डीड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टॉपेल बाय डीड, ठीक है। यह इंग्लिश लॉ में अप्लीकेबल है, इंडिया में अप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखिएगा इस सब बातों को, आप लोग पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है ना। यह जो है स्टॉपेल बाय डीड जो है, यह इंग्लिश लॉ में जो है वो अप्लीकेबल है, ठीक है ना। इंडिया में इसको हम लोग, इट इज नॉट अप्लीकेबल इन इंडिया, अप्लीकेबल नहीं करते हैं इसको। अब ये क्या होता है स्टॉपेल बाय डीड, डीड आप लोग जानते हैं, ये सिंपल सा चीज समझिए कि दो पार्टी के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, अगर दो पार्टी किसी चीज पर एग्री होता है, तैयार होता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई क्लॉज लगाता है उसमें, ठीक है ना, तो बाद में वह पार्टी जो है, दोनों में से कोई भी पार्टी उस डीड के में जो लिखा हुआ, इस डीड में जो कंटेंट है उससे वह मुकर नहीं सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ ये चीजें, हाँ या ना। स्टॉपेल बाय डीड में, ठीक है ना, अगर क्या कहता है कि विच पार्टी, ठीक है ना, टू द फॉर्मली एग्जीक्यूट एंड सील डीड एंड प्रीक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग इट्स फोर्स और इफेक्ट बाय एनी एविडेंस विच इज लेस फॉर्मल, ये होता है इसका मतलब। यानी सिंपल सा आपको इजी लैंग्वेज में बता दे रहे हैं कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है ना, आप कोई एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट का जो कंटेंट है, एग्रीमेंट का जो आपका जो लिखे हैं, जो क्लॉज लिखा हुआ है, और आप उस पर फॉर्मली एग्री कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बाद में इन फ्यूचर आगे जाकर आप उस कंटेंट से मुकर नहीं सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉपेल बाय डीड। क्लियर, राहुल क्लियर, रानी क्लियर, पिंकी, मौसमी, राज बोलिए, कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट आ जाइए, हमारा जो बोले थे स्टॉपेल बाय कंडक्ट या स्टॉपेल बाय मैटर इन पायस, PAIS, पेस बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, आप लोग राइट डाउन करते चलिएगा, स्टॉपेल बाय मैटर इन पेयस, PAIS या कंडक्ट। ये हम लोग जनरली इंडिया में हम लोग इसको मानते हैं, इस चीज को हम लोग, ठीक है ना। इन पेयस का मतलब होता है, ठीक है ना, ठीक है, पेयस का मतलब होता है कि इट इन द कंट्री और बिफोर द पब्लिक, ठीक है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना, इन द कंट्री और बिफोर द पब्लिक, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्या होता है, क्या सेंस है, ठीक है ना, तो इसका मतलब समझिएगा। ये हम लोग जब स्टॉपेल पढ़ते हैं, स्टॉपेल अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है ना, इंडिया में जब हम लोग एविडेंस को पढ़ते हैं और उसमें स्टॉपेल को पढ़ते हैं, तो हम लोग ये तीसरा वाला जो है वह अप्लीकेबल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको पढ़ेंगे इसको अच्छे से, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सेक्शन 115 में अब आ रहे हैं हम, ये थर्ड वाला जो हम लोग काइंड्स ऑफ स्टॉपेल है उसको एलोबरेट कर रहे हैं, सुनिएगा। सेक्शन 115,
सेक्शन 115 निकाल लीजिएगा आप लोग, हम पढ़ते हैं, सुनिएगा। व्हेन वन पर्सन बाय मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ध्यान सुनिएगा, सेक्शन 115 प्रोवाइड्स दैट, ठीक है ना, व्हेन वन पर्सन बाय मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, हैज इंटेंशनली कॉज्ड ए पर्सन टू बिलीव ए थिंग टू बी ट्रू एंड टू एक्ट अपॉन सच बिलीव, then neither he nor his representatives will be allowed at subsequent proceedings to say that the representation was false. ये सेक्शन 115 कह रहा है। अब इसका इजी लैंग्वेज समझाते हैं, आप लोग समझिएगा। पढ़ लिए सेक्शन 115 सभी लोग? राहुल, निकला हुआ 115 सेक्शन? सेक्शन 115। अब सुनिएगा ये क्या कह रहा है, आपको एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं। पहले इसका जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट का वो आप लोग पढ़िएगा, लैंग्वेज जरूर पढ़िए बेयर एक्ट का। इसमें कह रहा है, लैंग्वेज को एलोबरेट कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी, ठीक है ना, व्हेन वन पर्सन बाय मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, अपने आप को गलत रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, क्या गलत रिप्रेजेंट करता है एग्जांपल देकर समझाएंगे, समझ में आ जाएगा आप लोग को। मेकिंग फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, हैज इंटेंशनली कॉज्ड ए पर्सन टू बिलीव, और क्या करता है, जिसको यह रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, जिसको यह गलत रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, उसको अपने गलत रिप्रेजेंटेशन पे बिलीव करवाता है, यकीन करवाता है, ठीक है ना, ओके। और वह जो आदमी है उसके गलत रिप्रेजेंटेशन को सच मानकर वैसा एक्ट करता है, ठीक है ना, तो बाद में वह आदमी जिसने गलत रिप्रेजेंटेशन दिया है, ठीक है ना तो वह ना उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव अपने इस स्टेटमेंट से मुकर जाएगा और ये कहेगा कि मैंने रिप्रेजेंटेशन गलत दिया था, ठीक है ना, तो कहता है कि उस पर स्टॉपेज लग गया है, वह अपनी बातों से अब मुकर नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अब इसको एक इजी लैंग्वेज में समझाते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए ए नाम का एक आदमी है, ठीक है ना, इसने क्या किया, फॉल्सली किसी लैंड, एक जमीन के बारे में किसी को कहा, आपको कहा, ठीक है ना, कि यह जमीन जो है वह मेरी है। ए नाम का आदमी जो है इंटेंशनली लीड्स किया बी को झूठ कह के, क्या कहा कि यह जो लैंड है वह बिलोंग टू ए, यानी कि मेरी है, ठीक है ना। और बी को मतलब इस बात के लिए उसको मतलब बिलीव दिलाया कि मेरी है, और अगर आप खरीदना चाहें तो आप हमसे खरीद सकते हैं, ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। एक कह रहा है, झूठ कह रहा है, लेकिन ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इसकी है नहीं, ये कह रहा है कि जो लैंड है बिलोंग्स टू मी, या मेरी है, ठीक है ना, और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अब बी क्या हुआ, इसके इस फॉल्स रिप्रेजेंटेशन को सच माना, ठीक है ना, और उस पर यकीन करके, ठीक है ना, इसको मान लीजिए 2 लाख रुपया एडवांस दे दिया, ठीक है ना। संयोग से क्या हुआ कि जिस भी कारण से हो, इन फ्यूचर में जाके 6 दिन बाद, 6 महीना बाद ये जमीन एक ही निकल जाती है। 5 लाख में डील किया था जमीन को, 2 लाख एडवांस ले लिया और बोला कि 3 लाख आप बाद में दीजिएगा, ठीक है ना, तब रजिस्ट्री करेंगे, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बी उसको उस पर यकीन कर लेता है कि ठीक है ये जमीन एक ही है, 2 लाख रुपया दे देता है उसको। बाद में 1 महीने बाद, ठीक है ना, इस जमीन पर मान लीजिए कोई केस चल रहा होगा एक के साथ, या हो सकता है कि ये उसके खानदान में किसी का होगा, किसी एक को बाद में उसने गिफ्ट कर दिया हो, तो किसी भी कारण से वह जमीन एक के पास ही आ जाती है, एक ही निकल जाती है, वो जमीन एक को ही मिल जाता है, ठीक है ना।
अब ए मुकर जाता है, अब ए के मन में लोभ आ जाता है, ए मुकर जाता है और वह कहता है क्या कि जिस वक्त हम ये कह रहे थे, जिस वक्त हम रिप्रेजेंटेशन देख जब ये कह रहे थे कि अब मेरी है, उस वक्त यह मेरी नहीं थी। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, अब आप पे क्या लग गया, स्टॉपेल लग गया। ये आ गया समझ में, फैक्ट समझ में आ गई सबको, हाँ या ना? अब आपको यह जमीन उसको देनी पड़ेगी बी को, आप पे स्टॉपेल लगा हुआ है। क्लियर? बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें? सब लोग बोलिएगा, अंशु, अर्पणा, मौसमी, पिंकी, किसी को कोई दिक्कत इसमें किसी चीज को समझने में? यानी कि अगर हम किसी को कोई बात झूठ बोलते हैं और उस झूठ पर उसको यकीन दिलाते हैं और वो उस झूठ पर यकीन करके उस पर एक्ट करता है, 2 लाख रुपया दे दिया इसके झूठ पर यकीन करके, तो इस पर अगर एक्ट करता है तो बाद में वो बातें जो झूठ थी वो सच हो जाता है, तो बाद में हम मुकर नहीं सकते हैं कि हम जब बोले थे वो झूठ था। स्टॉपेल लग गया, इस पे रोक लग गया हम पे। स्टॉपेल का यही मतलब बोले ना कि आप कंट्रेरी बातें नहीं करेंगे, यानी कि हम उस वक्त क्या कह दिए कि जमीन मेरी है और अब कह रहे हैं कि जमीन मेरी नहीं थी, तो हम कंट्रेरी बातें नहीं कर सकते हैं, वो स्टॉपेल लग जाता है उस पर। यही स्टॉपेल का प्रिंसिपल है। क्लियर? क्लियर? तो सेक्शन 115 आपको यही कहता है, जो हम लोग थर्ड तरह का वो पढ़े थे, स्टॉपेल बाय मैटर इन पेस या कंडक्ट जो बोलते हैं, वो यही है। तो जब इंडिया के हिसाब से हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, तो उसका जो एसेंशियल पढ़ते हैं सेक्शन 115 का, तो ध्यान से सुनिएगा इसका क्या क्या एसेंशियल है। 3 एसेंशियल है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल अप्लाई होने के लिए, ठीक है ना? इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से कहता कि 3 चीजें आप हमको जो है दीजिए, 3 चीजें एसेंशियल है। तो क्या क्या चीजें? फर्स्ट एसेंशियल, देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला एसेंशियल, देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन। उसने रिप्रेजेंट किया था क्या कि यह जमीन मेरी है, तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, देयर मस्ट बी सम रिप्रेजेंटेशन, पहला एसेंशियल। दूसरा एसेंशियल सुनिए, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू बी एक्टेड अपॉन। सेकेंड नंबर लिख लीजिएगा आप लोग, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड, यानी कि रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जा रहा है, मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ, टू बी एक्टेड अपॉन, कि उस पर एक्ट हो, उस पर एक्ट हो। ठीक, क्लियर? तीसरा सुनिएगा एसेंशियल, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड अपॉन, उस रिप्रेजेंटेशन पर जो एक्ट हुआ, द सेकेंड पार्टी शुड अल्टर हिज पोजीशन, पोजीशन अल्टर होना चाहिए। अब क्या हो गया अल्टर? जब रिप्रेजेंटेशन किया उस वक्त नहीं था, लेकिन अब ये इसी का निकल गया, उसने बिलीव किया कि आपकी ही है जमीन और उस बिलीव पर उसने एक्ट किया, अब पोजीशन अल्टर हो गया। क्या हो गया कि जिस वक्त आपके उस वक्त तो नहीं था आपका, लेकिन अब तो आपका हो गया ना। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है कि आपने उस वक्त रिप्रेजेंटेशन गलत किया, लेकिन अब तो पोजीशन बदल गया ना। आपने जो कहा था झूठ, वो सच हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा था जमीन मेरी है, अब तो जमीन आपकी हो गई ना, हाँ या ना? क्लियर? तो ये 3 इसेंशियल है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में अंडर सेक्शन 115 स्टॉपेल को प्रोवोक करने के लिए। क्लियर? थर्ड एसेंशियल है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन एक्टेड अपॉन, यानी कि उस रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट हुआ, एंड सेकेंड पार्टी शुड अल्टर हिज पोजीशन, एंड सेकेंड पार्टी अल्टर हिज पोजीशन। अब वो कह रहा है कि नहीं बेचेंगे,
ठीक है ना, क्यों नहीं बेचेंगे भाई, तो जिस वक्त किए थे उस वक्त मेरा था नहीं। तो कोर्ट कह रहा है, इस पर कह रहा है, इंडियन एविडेंस एक्ट 115 कह रहा है कि नहीं, आप पर स्टॉपेल लगा है, अब वो चीजें आपकी हो गई, आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ये 3 चीजें आप एलोबरेट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन को एलोबरेट करेंगे, ठीक है ना। सेकेंड है कि रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से किया जाए कि उस पर एक्ट हो, 2 चीजें हो गया। और तीसरा, एक्टेड अपॉन अल्टर हिज पोजीशन, इसको आप एलोबरेट कर देंगे। जैसे अभी जस्ट एक एग्जांपल दिए थे आप लोगों को कि पार्टी ए और बी जो है वो जमीन ए गलत रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना, और बाद में इसी का निकल जाता है, तो फिर आप उसको उस पर जो है एक्ट करना पड़ेगा, पोजीशन अब उसको बेचना ही पड़ेगा बी को, क्योंकि ए पर लग गया स्टॉपेल। क्लियर? इसी में एक बड़ा अच्छा लीडिंग केस है, आप लोग केस का नाम लिख लीजिए, लीडिंग केस है पिकार्ड वर्सेस सीयर्स। ये तीसरा जो हम लोग जब इंडियन एविडेंस एक्ट में 115 पढ़ रहे हैं, वो पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का केस से आपको मिलेगा, वो पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, PICARD, पिकार्ड, PICARD, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, SEARS, पिकार्ड, PICARD, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स, SEARS। ये केस है आपका 1837, 1837 का केस है ये, 1837, 1837 का केस है, ठीक है ना। 115 का जो प्रोविजन है ये इस केस से मतलब लिया गया है, ये इसी केस से फॉर्मुलेट होकर आया है 115 का, ठीक है ना। हम लोग जो पढ़ते हैं स्टॉपेल बाय कंडक्ट, वो यहीं से है आपका, पिकार्ड वर्सेस सीयर्स का ही है, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में अप्लीकेबल है। क्लियर? एक और लीडिंग केस है इसमें आप लोगों को, शरत चंद्र डे, केस का नाम लिख लीजिए, इसको मेंशन कीजिएगा, इसको बाकी सेम फैक्ट है। शरत चंद्र डे, शरत चंद्र, CHANDRA, SARAT, शरत चंद्र, CHANDRA, चंद्र डे, शरत चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद्र लाहा, LAHA, गोपाल चंद्र लाहा। 2 बहुत इंपॉर्टेंट लीडिंग केस है 115 का, सेक्शन 115 का। अब देखिए, ये तो समझ गए, स्टॉपेल समझ में आ गया, स्टॉपेल में कोई दिक्कत, ठीक है ना, स्टॉपेल में कोई दिक्कत। यही हम लोग अब अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग चीज मीनिंग है, आप लोग समझिएगा इस चीज को। हम लोग पढ़ते हैं प्रोमिसरी स्टॉपेल पढ़ते हैं, ये अभी जो चीज हम लोग पढ़े, ठीक है ना, प्रोमिसरी स्टॉपेल जो सेक्शन 115 का बात पढ़े, ठीक है ना, सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है ना, कि जिस चीज के लिए आप किसी को प्रॉमिस कर लेते हैं, समझिएगा प्रोमिसरी स्टॉपेल को, ठीक है ना। अगर आप, ठीक है ना, किसी चीज के लिए किसी को प्रॉमिस कर लेते हैं, तो फिर आप जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के हिसाब से आप उस चीज से क्या कर सकते हैं, मुकर नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जस्ट आपको बोले, ये इंग्लैंड में भी अप्लीकेबल है, इंडिया में भी अप्लीकेबल है, वेयर पार्टीज इंटर इनटू एन एग्रीमेंट, ठीक है ना, विच ही इज इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट में पढ़े हैं हम लोग कि अगर कोई पार्टी किसी एग्रीमेंट में जाता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और दोनों का इंटेंशन रहता है कि लीगल रिलेशनशिप डेवलप हो जाए बिटवीन देम, ठीक है ना, वन पार्टी मेक्स ए प्रॉमिस टू द अदर
which he knows will be acted, and on the basis of this promise the other promise changes its position, the court will treat the promise as binding. समझिएगा कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कहता है क्या कि वो चीजें बाइंडिंग हो जाएगी हम पे, हम फिर स्टॉपेज लग जाएगा, हम फिर उस चीज से मुकर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जी प्रॉमिसर पर ये चीज जो प्रॉमिस कर रहा है वो चीजें बाइंडिंग हो जाएगा, स्टॉपेज लग जाता है, रोक लग जाता है कि आप इस चीज आप कंट्रेरी बातें नहीं करेंगे, आपने इस चीज के लिए प्रॉमिस किया है, आपको ये कंडक्ट या ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। क्लियर? हाँ या ना, बोलिएगा। क्लियर है ये? बोलिएगा। यहां कोई दिक्कत है? बड़ा आसान आसान चीजें सब है, ठीक है ना। स्टॉपेज समझ रहे हैं कि कंट्रेरी बातें नहीं कर सकते हैं, आप प्रॉमिस कर लिए कि चीज करना है तो आपको करना है, ठीक है ना। आप किसी चीज पे कंडक्ट ऐसा बिलीव दिलाए लोगों को कि ये चीज ऐसा है, बाद में संजोग से वो उसी तरह से हो जाता है, तो आप फिर मुकर नहीं सकते हैं। एकदम स्टॉपेज सिंपल सिंपल चीजें हैं, स्टॉपेज है। एक हम लोग और पढ़ते हैं, इक्विटेबल स्टॉपेल पढ़ते हैं। इक्विटेबल स्टॉपेल का जो है सेंस समझ लीजिएगा कि जो चीजें स्टेचू में क्लियर नहीं है, कहीं पे कोई एक्ट में या किसी लॉ के द्वारा, ठीक है ना, जो चीजें मतलब रूल नहीं मेंशन किया गया है, लॉ मेंशन नहीं किया गया है, वहां पे इक्विटी बेस्ड के हिसाब से स्टॉपेल लग सकता है। आप लोग इक्विटी पढ़े हैं, इक्विटी गुड कंसाइंस वगैरह सब, ठीक है ना। सोर्स ऑफ लॉ में भी पढ़ाते हैं हम लोग इक्विटी गुड कंसाइंस वगैरह सब, ठीक है ना। ये देखिए घटना के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से न्याय क्या होना चाहिए या न्याय किस तरीके से न्याय मिले, तो इक्विटी बेस्ड उसको हम लोग जस्टिस बोलते हैं कि कहीं पे मेंशन नहीं है वो चीजें, लेकिन देखते क्या है कि क्या ऐसा चीज करेंगे कि दूसरे के साथ न्याय हो पाए, ठीक है ना। जैसे इसका मतलब होता है इक्विटी बेस्ड, ठीक है। अब सुनिएगा इस चीज में एक एग्जांपल देके समझाते हैं, समझ जाइएगा। मान लीजिए मेरा मार्केट में एक दुकान है, ठीक है, मेरा क्या है, मार्केट में एक दुकान है। संयोग से क्या हुआ, हमको पता चला, ठीक है ना, कि यहां पे 4 लेन बनने वाला है, या यहां पे जितनी भी दुकानें हैं वो बंद होने वाली है, ठीक है ना। लोग जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर हैं, इस अब नहीं आएंगे क्योंकि ये रास्ता बंद होने वाला है। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो गया। मान लीजिए हम आपके पास आए और आपको बोले कि मेरा मार्केट में एक दुकान है, आप किराए पर ले लीजिए, और आपको यह बात हम नहीं बताए कि ये सिचुएशन हो गया है, ये सिचुएशन होने वाला है कि दुकानें बंद होने वाली है, ग्राहक नहीं आने वाले हैं, या सड़क चौड़ीकरण होने वाला है तो दुकान डिस्टर्ब हो जाएगा वगैरह वगैरह, हम नहीं बताए आपको। आपको हम प्रलोभन दिए, आपको बोले कि मार्केट में दुकान है, आप ले लीजिए, 5,000 रुपया किराया लगेगा महीना का। आप मान गए और आपने ले लिया, ठीक है ना। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद उसको पता चला ये सिचुएशन है, ग्राहक तो यहां आ ही नहीं रहा है, ये चीजें होने वाली है, ठीक है ना। हम गए पैसा मांगने के लिए, वो हमको पैसा नहीं दिया, ठीक है ना, वो हमको पैसा नहीं दिया। हम चले गए, सूट फाइल किए, हम पर इक्विटेबल जो है स्टॉपेल लग गया। वो जो दूसरा पार्टी है वो हम पर इक्विटेबल स्टॉपेल लगा, मतलब के लिए वो क्या करेगा, उसमें चला जाएगा कि चूंकि हम उसको नहीं बताए ये बात, हमको बताना चाहिए था। बताना चाहिए था कि नहीं बताना चाहिए था? हाँ या ना? हम तो उसको यह कहकर बेचे, दुकान दिए थे कि मार्केट बहुत अच्छा मार्केट है, बाजार है, बहुत ग्राहक आते हैं, अच्छा माल बिकेगा, ये ना कह के दिए थे दुकान उसको। जो असली बात था उसको हम बताए ही नहीं थे। समझ रहे हैं सभी लोग? तो हाँ, तो ये चीजें तो कहीं मेंशन नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, कहेगा नहीं आपने गलत किया है, स्टॉपेल है लगा हुआ आप पे, ठीक है ना, आप पैसा नहीं ले सकते हैं इससे, आपको ये बात बताना चाहिए था देने से पहले। तो वो हम लोग उसको इक्विटेबल हम लोग जो है स्टॉपेल में पढ़ते हैं उस चीज को, ठीक। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? प्रोमिसरी स्टॉपेल समझ गए, इक्विटेबल स्टॉपेल समझ गए, तो ये सब स्टॉपेल है। नहीं,
ऐसा इक्विटेबल बता रहे हैं। इक्विटेबल में नियम कायदे के हिसाब से, सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात कर रहे हैं आप, नियम कायदे के हिसाब से जब ऐसी सिचुएशन हो रही थी तो हमको इस सिचुएशन बताना चाहिए था उसको। ये छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये मटेरियल डिफेक्ट है, ठीक है ना। आप मटेरियल डिफेक्ट को बताइएगा, यह भी आपको बताए हैं आप। नहीं, जिस जो दुकान के लिए उसको हम बात कर रहे हैं वो दुकान बंद होने वाली है, एक किसी सरकार के किसी नीति के हिसाब से, या वहां 4 लेन बन रहा है, या वहां पे रोड बंद हो रहा है, जब कस्टमर ही नहीं आएगा लोग दुकान क्यों लेता है? समझ रहे हैं मौसमी? हाँ, तो ये चीजें हम नहीं बता के गलती किए। और ये इक्विटी की बात है। इक्विटी मतलब सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जैसा कोर्ट को लगेगा कि न्याय होना चाहिए उस हिसाब से वर्क होगा। ये चीज तो कहीं मेंशन है नहीं आपका। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिएगा। अब इसका जो है मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इसका कुछ अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। हर एक जगह पे स्टॉपेल इस्तेमाल नहीं होता है, इसका कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है। कहता है कहां कहां स्टॉपेल अप्लाई नहीं होता है, वो आप लोग ध्यान से राइट डाउन कर लीजिएगा, या तो अभी कर लीजिए फिर वीडियो देखकर लास्ट में कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हेन स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई, स्टॉपेल जो है अप्लाई नहीं होगा। कहां कहां नहीं होता है सुनिएगा, ठीक है ना। और इन जनरल एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आप लोग याद रखने लायक बात है, स्टॉपेल का जो प्रोविजन है ना, ठीक है ना, द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल, ठीक है ना, इज अप्लाइड ओनली इन सिविल मैटर। यह आप लोग याद रखिएगा, केवल सिविल मामलों में स्टॉपेल इस्तेमाल होता है, क्रिमिनल मामलों में नहीं होता है। ये इस चीज को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीजों को। The doctrine of estoppel is applied only in civil matter. Okay? और estoppel is rule of evidence, यह भी याद रखिएगा, यह आपके एमसीक्यू वगैरह से पूछेगा। रूल ऑफ एविडेंस है, यह साक्ष्य का विषय है। स्टॉपेल क्या होगा कि नहीं होगा, दैट इज रूल ऑफ एविडेंस है यह, ठीक है। तो अब जो है इसका एक्सेप्शन क्या क्या है, कहां कहां स्टॉपेल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा, नो स्टॉपेल अगेंस्ट द माइनर। आप लोग माइनर एग्रीमेंट पढ़े हैं, वहां भी आप लोगों को बताए हैं, वहां भी सिखाए हैं आप लोगों को कि माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपेल इस्तेमाल नहीं होता है। अगर माइनर कह दिया कि हम 18 साल के हो गए हैं और वह 16 साल का है और बाद में वो मुकर जाएगा, तो वह मुकर सकता है, वह उस पर स्टॉपेल नहीं लगता है। ये चीज बताए हैं आप लोगों को, ठीक है, बताए हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में। ये याद रखिएगा कि नो स्टॉपेल अगेंस्ट द माइनर, पहला एक्सेप्शन, पहला अपवाद, ठीक है ना। दूसरा स्टॉपेल, नो स्टॉपेल अगेंस्ट द स्टेच्यू। आज बिहार में शराब बंद है, कल को हो सकता है बिहार में फिर से शराबबंदी शराब शुरू हो जाए। आप स्टेच्यू को स्टॉपेल में नहीं बांध सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते एक बार आप बंद कर दिए दोबारा नहीं खोल सकते हैं, ठीक है ना। नो स्टॉपेल अगेंस्ट द स्टेच्यू। जो लॉ मेकिंग बॉडी है आपका, जो स्टेच्यू है आपका, ठीक है ना, उस पर स्टॉपेल नहीं लगता है। क्लियर? हाँ या ना? क्लियर? तीसरा एक्सेप्शन, थर्ड एक्सेप्शन, नो स्टॉपेल व्हेन ट्रूथ इज नोन टू बोथ पार्टीज। थर्ड एक्सेप्शन याद रखिए, नो स्टॉपेल यानी स्टॉपेल अप्लाई नहीं होगा कब, व्हेन ट्रूथ इज नोन टू बोथ पार्टी, जहां दोनों आदमी सच को जानता है। यहां पे ए क्या कर रहा था, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो ये तो जानता है कि मेरा नहीं है, लेकिन बी नहीं जानता था। लेकिन अगर ये बात बी जानता तो फिर स्टॉपेल नहीं लगेगा,
तब एस्टॉपेल का रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप जानबूझ के तब ऐसा किए हैं। तो नो एस्टॉपेल व्हेन ट्रूथ इज नोन टू बोथ पार्टीज। तीसरा एक्सेप्शन। चौथा एक्सेप्शन, फोर्थ नंबर, नो एस्टॉपेल व्हेन फ्रॉड और नेग्लिजेंस डन ऑन पार्ट। ठीक है, ऑफ वन पार्टी। ठीक है, ध्यान सुन लीजिएगा। नो एस्टॉपेल व्हेन फ्रॉड और नेग्लिजेंस डन ऑन पार्ट ऑफ वन पार्टी। अगर किसी भी तरह का फ्रॉड है या नेग्लिजेंटली एक्ट है अगर, तो फिर वहां पे आपको इक्विटी का नियम बताया भी है, वहां पे एस्टॉपेल से आप बच सकते हैं, वहां पे एस्टॉपेल नहीं लगेगा अगर आप फ्रॉड को साबित कर दे कि फ्रॉड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, नो एस्टॉपेल ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। लॉ के पॉइंट पे एस्टॉपेल नहीं लगता है। ठीक है ना, लॉ के पॉइंट पे एस्टॉपेल अप्लाई नहीं है। लॉ बोल ही रहे कि लॉ बदलते रहता है, लॉ वो उसको आप ये नहीं कर सकते कि आप ये बात बोले हैं उसको कल को फिर आप कंट्रेरी बात नहीं कर सकते हैं, आप लॉ के पॉइंट पे ये बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज नो एस्टॉपेल अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अगर अनलॉफुल तरीके से, फ्रॉड सब बता चुके हैं आपको, उसी का और बात बताते हैं कि अगर अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है तो वहां भी एस्टॉपेल नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? ये नहीं होगा कि आप ट्रांसफर, देयर इज नो एस्टॉपेल अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिए आपको, मान लीजिए आपसे करवा लिए आपसे, तो बाद में आप कहिएगा कि नहीं आप तो ट्रांसफर कर दिए अब तो एस्टॉपेल लग गया। नहीं, बोले ना कि अगर फ्रॉड साबित हो जाता है इस सब केसेस में तो एस्टॉपेल नहीं लगता है। देयर इज नो एस्टॉपेल अगेंस्ट अनलॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अनलॉफुल जो है ट्रांसफर के प्रॉपर्टी के केस में एस्टॉपेल नहीं लगेगा। सेक्शन 115 का यही प्रोविजन है। आपको कोई दिक्कत इसमें किसी को सेक्शन 115 में एस्टॉपेल वाला टॉपिक पे? हाँ या ना, बताइए, कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं।